जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके पहले हमने आपको जो सिलेबस है वो आपका डिस्कस कर दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा सिलेबस जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के रूप में आपका सिलेबस जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहां से सिलेबस देख सकते हैं और पढ़ाई आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री सिलेबस समझ लीजिए कि कंप्लीट कराया ही जाएगा, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि यह जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है इसका आपको पीडीएफ नोट्स वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप रिवीजन भी कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहेंगे तो वह भी बना सकेंगे। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर कराया जाएगा और सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। आपको हम शुरुआत से बताते हैं कि क्या कारण हुए कि भारत की खोज जो है समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी यूरोपियों को। ऐसा क्या कारण हुआ? तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब मध्यकाल था तो उस समय पश्चिम देशों से जुड़ने वाले केवल दो समुद्री मार्ग जो है ज्ञात थे। मतलब दो ही समुद्री मार्ग से लोग आते जाते थे, वो रास्ता उन्हें मालूम था। कौन कौन सा? फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ज़्यादा व्यापार जो है फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी थी, क्योंकि कारणों से दो कारण थे ऐसे जिससे लाल सागर का मार्ग एक प्रकार से दुष्कर हो जाता था। पहला कौन सा कारण था? पहला था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना। जब लाल सागर से लोग आते थे तो मार्ग जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ता था, लोगों को आगे दिखाई ही नहीं देता था और उन्हें बहुत सी परेशानियां होती थी आगे चलने में और सफ़र को तय करने में। दूसरा क्या कारण था जो कि लाल सागर से लोग नहीं आते थे? वह था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। तो ये जो दो मुख्य कारण थे, इसलिए लोग लाल सागर वाले मार्ग से कम फारस की खाड़ी वाले मार्ग से अधिक आते थे। आपको यहाँ मैप में दिखा भी देते हैं, ये लाल सागर का मार्ग है और ये देखिए आपका फारस की खाड़ी का मार्ग है। यहाँ से लोग बहुत कम आते थे, क्योंकि ये दो कारण आपको हमने बताए कि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था, साथ ही साथ मार्ग में चट्टान पड़ते थे, जिससे क्या होता था कि लोग इस मार्ग से कम आते थे। और ये गल्फ का खाड़ी जो है, एक प्रकार से फारस की खाड़ी जो है, उस मार्ग से लोग अत्यधिक आते थे। आगे देखेंगे हम, एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी। हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना पड़ता था। यूरोप के व्यापार में इटलों की व्यापारियों का एकाधिकार था। एक प्रकार से इटली के व्यापारी जो थे वहाँ के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित हो गए थे। जो नए नए राज्य बन रहे थे वह व्यापार से वंचित हो गए थे, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा इटली के व्यापारियों का एकाधिकार हो गया था। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्की ने इस क्षेत्र से होने वाले व्यापारियों के, जो यूरोपीय व्यापारी थे, उनके दिक्कतें पैदा करने लगे। एक प्रकार से वो जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था उसके बीच में कुस्तुनतुनिया एक राज्य पड़ता है, वहाँ पर तुर्कों ने एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ली और ऑटोमन साम्राज्य वहाँ पर अपना उन्होंने स्थापना कर दी। तो फारस की खाड़ी वाले मार्ग से जब यूरोपीय आने लगे तो कुस्तुनतुनिया ने वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें पैदा की, जिससे क्या हुआ कि यूरोपियों को सोचना पड़ा कि किसी अन्य मार्ग की खोज करें, क्योंकि ये मार्ग जो है हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तुर्क जो वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य वाले स्थापित हो गए हैं, वो क्या करते थे? वह कहते थे कि या तो हमारा धर्म एक प्रकार से जो है उसको आप लीजिए
आप उस धर्म में परिवर्तित हो जाइए, और साथ ही साथ अत्यधिक कर भी मांगते थे। तो ये दिक्कतें पैदा करते थे, जिससे यूरोपियों ने सोचा कि हम अन्य मार्ग की खोज करें। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली जो थे वे अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो एक प्रकार से पुर्तगाली थे, वो लोगों की खोज करने में, राज्यों की खोज करने में, भौगोलिक खोजों को करने में एक प्रकार से अग्रणी थे, बहुत आगे थे। इन कार्यों को वह बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। तो भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज हुई, उसमें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, वहाँ का जो शासक था, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोमियो डेज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप के केप ऑफ गुड होप खोज निकाला था। आपको हम मैप पे दिखाते हैं, यहाँ पर मैप पे आपको हम लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर से जब ये रास्ते से आया तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप जो था, वहाँ तक आकर वह लौट जाता है। फिर क्या होता है, आगे समय चलते 1492 में फिर से एक जो नाविक था, एक प्रकार से आप मान सकते हैं कोलंबस, वह निकलता है भारत की खोज करने के लिए। और उसका मानना है, वह यह कह के निकलता है कि भारत जो है वह पश्चिम में है, वह पश्चिम में है, इसलिए वह उधर निकल जाता है। और वह खोज करते करते अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ करके अंततः इसने अमेरिका की खोज कर दी थी। निकलना था किसकी खोज करने? भारत की खोज करने, लेकिन वह पहुंच जाता है अमेरिका। तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज का एक प्रकार से जो नाम आता है वह कोलंबस का आता है। फिर उसके बाद 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो कि उत्मासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यहाँ से वह निकलता है, यहाँ से जो लोमियो डियोस थे वो लौट गए थे, लेकिन जो वास्को डी गामा है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भारत की खोज कर लेते हैं। कब आते हैं वो? 1498 में। और इन्हें ही एक प्रकार से भारत के खोजकर्ता कहा जाता है। ऐसा कहना एक प्रकार से आप सोचिए, भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, भारत के समुद्री मार्ग की, भारत को पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। क्योंकि उससे पहले भी फारस की खाड़ी से लोग आते थे और यहाँ से मसालों का एक प्रकार से व्यापार करते थे। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। यूरोपीय कंपनियां, अब हम देखें कौन कौन सी भारत में आई थी और कब कब भारत आई थी। यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष क्या थे, इन सभी को हम इस पेज पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1498 में। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर कंपनियाँ आई थी वह अलग वर्ष में आई थी, और उनके कंपनी की शुरुआत जो है वह अलग वर्ष में होता है। तो देखिए, यूरोपीय के भारत आगमन का क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और इनकी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। 1498 में यहाँ आते भी हैं, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1498 में ही हुई रहती है। फिर आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में इसकी कंपनी की स्थापना हुई रहती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इसकी स्थापना हुई रहती है। अब आते कब हैं भारत? 1498 में पुर्तगाली, डच आते हैं 1605 में, ब्रिटिश आता है 1608 में, डेनिश आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1667 में। और इनकी कंपनियों के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर PDF फॉर्म में मिल जाएगी, नोट्स फॉर्म में मिल जाएगी, जहाँ से आप अच्छे से देख सकेंगे और इसे याद भी कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अब ये जो पुर्तगाली आए थे, इनमें कौन कौन से प्रमुख गवर्नर रहे और क्या क्या कार्य इन्होंने किया, डच ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, इन सभी को हम संक्षिप्त में जानेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी कारखाना कहाँ पर स्थापित किए, ये सभी चीज़ें जानेंगे। फिर आगे चलकर हम ब्रिटिश के एक्सपेंशन, एक प्रकार से उन्होंने भारत में अपना फैलाव कैसे किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। पुर्तगालियों का आगमन से हम शुरुआत करते हैं। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। एक प्रकार से वह यहाँ पर व्यापार करने के लिए भी आए थे, साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी वो आए हुए थे। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल जो है
और मालाबार तट जो है वहाँ पर पहुँचता है। कब? 1498 में। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। जहां पर यह उतरते हैं वहां पर कौन था? राजा जमोरिन था। जब यहां पर वास्को डी गामा आता है तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और यहाँ से जड़ी बूटियाँ मसाले ले जाने की अनुमति भी देते हैं। और जब वास्को डी गामा लेके वापस जाता है पुर्तगाल तो एक प्रकार से 60 गुना लाभ में वह व्यापार करता है और वह फिर पुनः भारत आता है। 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल ने नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। आपको यहाँ पर कोचीन दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती इसने बसाई थी। कब? 1502 में, जब वह वापस आता है, क्योंकि उसे बहुत लाभ प्राप्त हो चुका रहता है यहाँ से जो वह मसाला ले गया रहता है। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत के एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा ने क्या क्या कार्य किए? अल्मीडा जो है वो 1505 से 1509 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ पर जब वो आता है कोचीन में एक जो अपना कारखाना बनाया रहता है, एक प्रकार से जो बस्ती थी उसका दुर्गीकरण कराता है और अपना मुख्यालय वहाँ पर बनाता है। 1508 से 9 में इसने गुजरात, मिस्र, तुर्की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार बाधित कर लिया था। फिर उसके बाद 1509 से 1515 तक कौन रहता है यहाँ पर? अल्बुकर्क रहता है। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और इसकी किलेबंदी करा दी। यहाँ पर देखिए आपको गोवा दिख जाएगा। यहाँ पर उसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया और उसकी किलेबंदी करा दी थी। वास्को डी गामा जो है 1524 से 29 तक यहाँ पर आता है गवर्नर के रूप में। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ के गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है और एक लोग की यहाँ पर कब्र है, सेंट जेवियर ईसाई संत की भी कब्र जो है वह गोवा में ही है। उसके बाद कौन आता है? 1529 में नूनो द कुन्हा आते हैं। 1529 से 1538 तक यह रहते हैं। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ का गवर्नर बनता है अल्मीडा, फिर अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नूनो द कुन्हा और इसके बाद नूनो द कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास उसने किया हुआ था। पुर्तगालियों की देन की अगर बात करें कि भारत में उन्होंने आकर क्या क्या चीज़ों का एक प्रकार से देन उनके द्वारा किया गया कार्य था। भारत में प्रेस जो छापाखाना होता है वह पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो पुर्तगालियों ने छापाखाना एक प्रकार से जो प्रेस होता है उसकी शुरुआत कर दी थी। भारत में जो पपीता होता है इसकी भी देन किसकी है? यह पुर्तगालियों की। अनानास, संतरा, लीची, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती ये सभी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। आगे हम बात करें प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर जो थे हम उनको पढ़ चुके हैं। उनके प्रमुख फैक्ट की बात करें हम तो अल्मीडा जो था वह मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित उसने किया था। कोचीन का दुर्गीकरण किया था और किन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की उसने स्थापना की हुई थी। अल्बुकर्क की बात करें तो 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर उसने पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। फिर आते हैं नूनो द कुन्हा। कोचीन के स्थान पर गोवा को उन्होंने राजधानी बनाई। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इसने किया और हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की इसने स्थापना की हुई थी। आगे हम बात करेंगे, हमने पुर्तगालियों को देख लिया, अब हम देखेंगे डच की बात। डचों का आगमन कब हुआ? डच जो है वह हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान सुमात्रा पहुंचा। कब आए थे वह? 1595 में। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला
करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की खोज की। डच फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे एक प्रकार से उन्होंने बना ली थी, सूरत, कोचीन, आपको नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, कराईकल, पुलिकट, बीमलीपट्टम और बालासोर और चिंसुरा, इन सभी जगहों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई हुई थीं। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच सेना नायक वा देर हेक के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम में स्थापित की हुई थी। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा, सोने की मुद्रा ढालते थे। कौन? डच लोग थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। कहाँ पर? बंगाल में 1653 में इन्होंने स्थापित की थी। आपको एक प्रकार से मेन फैक्ट जो हैं वो बता दिए जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आता रहे कि डचों ने आखिर यहाँ पर आकर किया क्या और कैसे अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार किया, कहाँ कहाँ विस्तार किया। ये सब आप जानते रहेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है। एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उनका शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। जो एलिजाबेथ थी, उनका जो शासनकाल था, उनको स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनके समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना की गई और जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे, अर्थात वहाँ के जो भी बड़े बड़े लोग थे इनमें शेयर लिए हुए थे और यह कंपनी बनी हुई थी। कंपनी का पहली यात्रा जो है वह 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए तो इसकी पहली यात्रा हुई थी। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर दरबार पहुँचे और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी हुई थी। ये देखिए उनका जो बेड़ा आया हुआ था। उसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हो गया। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। कौन? सर टॉमस रो। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण सुनहरा फरमान के नाम से इसे जाना जाता था। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया हुआ था। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। इसमें आपको बस उनकी फैक्ट्रियों के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ कैसे उन्होंने बंदरगाहों को लिया और वहाँ पर कैसे व्यापार किया, इन सभी चीज़ों को बताया जा रहा है। कैसे यहाँ पर विस्तार किया राज्य का, कौन कौन से युद्ध हुए, वो आगे चल के चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। बस ध्यान से आप देखते रहिए, पहले इन चीज़ों को देख लें, कैसे यहाँ पर वो अपना स्थायित्व कायम करते हैं, कैसे वह आते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, पहले उनकी फैक्ट्री कहाँ थी, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 1669 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने आंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में
अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे कौन कौन से? गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा और कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है? जॉब चार्नॉक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों को केंद्र बना। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आरियर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा और इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुख सियर के एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें दे दी। फर्रुख सियर जो थे उनको फोड़ा हुआ था, गंभीर रूप से एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था, उसको हैमिल्टन ने जब सही कर दिया तो 1717 ईस्वी में उसने फरमान जारी किया और कंपनी को अनेक रियायतें भी दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी की गई? 1608 ईस्वी में सूरत जो कि अस्थायी था वहाँ पर उन्होंने स्थापना की। फिर 1613 में उसको स्थायित्व मिल गया था। फिर 1611 में मलपत्तनम में, 1616 में अहमदनगर बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में, 1951 में हुगली, 1669 ये 1651 है, 1651 में हुगली, 1669 में बम्बई, 1700 में कलकत्ता। ये सभी कारखाने उन्होंने बनाए। डेनिश कंपनी की आगमन की बात करें तो डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थायित्व की और यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन की बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 16वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की हुई थी। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की और इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया और इससे समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ था। इस प्रकार से आपने यह चैप्टर पढ़ लिया। अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश जो कंपनियां थी, उसने यहाँ पर अस्थायित्व कैसे ली थी और सबसे पहले बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि यह जो आपका नोट्स है PDF नोट आपको वहां पर प्राप्त करा दिया जाएगा जिससे आप रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहां से बना सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।